हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी एजुकेशन हब पर। मैं अंकित शर्मा आपके लिए लेकर के आया हूं एक शानदार साइंस का वीडियो, जिसमें अपन बात करेंगे मानव रोगों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में जो बात करी थी, और आपने पिछली वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत सारे प्यार दिया था। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्यार को मैं कुछ 4 पंक्तियों के माध्यम से इस तरह बयां करना चाहूँगा कि किस तरह से शुक्रिया करूँ आपको, किस तरह से शुक्रिया करूं आपको कि आपने ज़मीन से उठाकर दिल में बिठा लिया, नज़रों में समाकर पलकों पर बिछा लिया। इतना प्यार दिया आपने पिछले वीडियो को कि मेरे बिखरे हुए शब्दों को आपने अपनी एक कविता बना दिया। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, आज अपन बात करते हैं अपने इस वीडियोज़ के माध्यम से मानव रोगों के बारे में। चलिए देखिए, मानव रोग या ह्यूमन डिजीज़। सबसे पहले डिजीज जो वर्ड है इसको मैं 2 भागों में बांटता हूं। डिजीज का मतलब क्या होता है, देखिए गाइज, इसको मैंने 2 टुकड़ों में जैसे मैं बांटता हूं, डिस प्लस ईज। डिजीज को जो 2 वर्ड्स में बांटा, क्या वर्ड बन गया अपना, डिस प्लस ईज। डिस का मतलब होता है अब्सेंस, अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, और ईज का मतलब होता है कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल मतलब सहज या आरामदायक। कहने का मतलब, यदि हम बात करें क्या कि अगर आप अपनी आरामदायक स्थिति में या सहज स्थिति में किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस महसूस कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी न किसी रोग से पीड़ित हो। और जिस व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर इस रोग से पीड़ित है तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा गाइज, रोगी व्यक्ति, या उसको अपन क्या कह सकते हैं, पेशेंट कह सकते हैं। कहने का मतलब आप बिल्कुल सारे के सारे कैसे हो, हेल्दी हो, और अगर आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई, इसका मतलब आप रोगी हो चुके हो। वह गड़बड़ी जो है या तो फिजिकली के माध्यम से हो सकती है, कहने का मतलब आप शारीरिक रूप से बीमार हो सकते हो, या फिर मैं कहूं आप मेंटली या मानसिक रूप से बीमार हो सकते हो, या फिर मैं कहूं आप सोशली या सामाजिक रूप से बीमार हो सकते हो। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से अगर अपने आप में असहज महसूस कर रहा है तो उस व्यक्ति को अपन कैसा व्यक्ति मानते हैं गाइज, रोगी व्यक्ति मानते हैं। चलिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि रोग जो होता है उसके लिए कुछ वर्डिंग्स के लिए अपन जैसे बात करते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक वर्ड बताता हूं कि किसी भी चीज का अध्ययन करना क्या कहलाएगा गाइज, लॉजी। किसी भी चीज की अगर आप स्टडी करते हो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, लॉजी। जैसे मैं आपको लिए यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि किसी भी रोग के लक्षणों का आपको अध्ययन करना हो। क्या बोल रहा हूं मैं, रोग के लक्षणों का यदि आपको अध्ययन करना हो तो उसके लिए देखो, किसी भी चीज के अध्ययन करने के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं अपन, लॉजी। अगर आपको लक्षणों का अध्ययन करना हो तो उसके लिए अपन क्या शब्द काम में लेंगे, पैथोलॉजी। कौन सी लॉजी गाइज, पैथोलॉजी। फिर मैं बात करूं, यदि आप रोग के कारणों का अध्ययन यूज करते हैं, रोग के कारणों का अध्ययन, इसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे इटियोलॉजी। कौन सी लॉजी, इटियोलॉजी। और तीसरा वर्ड है रोग के फैलने का अध्ययन, और फैलने के अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे गाइज, एपिडेमियोलॉजी। कौन सी लॉजी, एपिडेमियोलॉजी। अब आपको लॉजी वर्ड तो अच्छे से याद हो ही जाएगा कि किसी भी चीज का अध्ययन करना क्या कहलाता है, स्टडी करना। अध्ययन करने को अपन ने क्या नाम दिया था, लॉजी। अब लक्षणों के अध्ययन के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, पैथोलॉजी। कारणों के अध्ययन के लिए इटियोलॉजी, फैलने के अध्ययन के लिए एपिडेमियोलॉजी। अब आप इनको याद कैसे करोगे, देखो गाइज, लक्षणों के लिए मैं शब्द काम में ले रहा हूं आपको याद रखने के लिए, लक्षण। लक्षण को आप क्या पढ़ेंगे, लक्षण। और पैथो को क्या पढ़ोगे, पोथी। क्या पढ़ोगे गाइज, पोथी। लक्षण क्या किसको पढ़ना है आपको, लक्षणों को, और पैथो को क्या वर्ड पढ़ना है, पोथी। तो आप लक्षण की पोथी अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते हैं, लक्षण लहसुन सब जानते हो, ओके। तो लहसुन जो है या लक्षण जो है उसकी पोथी से आपको क्या याद रह जाएगा, पैथोलॉजी। फिर मैं बात करूं कारण, कि रोग का कारण क्या है, और कारण से आपको याद रखना है इटियोस्कार। यहां से देखो, इटियो से क्या याद रखोगे आप, इटियोस्कार। इटियोस्कार का मतलब क्या हो गया, देखो
कि वह जो है रोगी है, कैसे हो गया, इटियोस कार लाने के बाद में। टोयोटा में इटियोस आते अच्छे से जानते हो आप सारे के सारे। तो टोयोटा इटियोस कार जो है लाने के बाद में वह क्या हो गया है, रोगी, क्योंकि लाया बाद में इटियोस नीचे उतरे कोनी और अपने आप में क्या हो गया, वह रोगी। तो रोग के कारणों का अध्ययन क्या कहलाएगा, इटियोलॉजी। अब यहां पर अपन फैलने के बारे में बात करते हैं। देखो फैलने का अध्ययन क्या कहलाएगा, एपिडेमियोलॉजी। और यहां पर एक शब्द छिपा हुआ है पीड़ा, और पीड़ा आप सब जानते हो, अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते हो। पीढ़ा जो होता है, जैसे अपन पाटा या पीढ़ा, जैसे अपने घरों में जो बूढ़ी औरतें वगैरह जो पीढ़े पर ही बैठती है ना, और पीढ़ा पर बैठा रोग क्या होगा, फैलसी। पीढ़ा पर बैठा रोग फैलसी। तो देखो फैलना और पीढ़ा, और पीढ़े से याद आ जाएगा फैलने का अध्ययन। तो तीनों चीजें क्लियर है आपको, क्या क्या, दोबारा देखिए। रोग के लक्षणों के अध्ययन को क्या बोलेंगे अपन, पैथोलॉजी। कैसे याद रखोगे, लक्षण की पोथी। कारणों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, इटियोलॉजी। कैसे याद रखोगे, इटियोस कार। फैलने के अध्ययन को क्या बोलेंगे, एपिडेमियोलॉजी। और कैसे याद रखोगे, पीड़ा पर बैठा रोग फैलसी। तीनों चीजें क्लियर है आपको। चलिए गाइस, उसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। जैसे इस रोग के अंदर अपन कुछ शब्द काम में लेंगे। जैसे मैं आपको कहूं, आपने सुना भी होगा, रोगजनक या रोग वाहक, सॉरी रोग कारक, या इसके लिए अपन एक शब्द और काम में ले सकते हैं, पैथोजन। ठीक है। दूसरा मेरा शब्द है रोग वाहक या वेक्टर, और तीसरा मेरा शब्द है आशय, या इसको अपन बोल सकते हैं रिजर्वो। ठीक है। तो ये तीनों चीजों के बारे में अपन स्टडी करते हैं। देखिए गाइस, रोगजनक, रोग कारक, पैथोजन का मतलब क्या है। मान लीजिए हमारे शरीर में किसी भी सूक्ष्म जीव के माध्यम से अगर अपने को कोई रोग हो रहा है, तो वह सूक्ष्म जीव जिससे हमें कोई रोग हो वह क्या कहलाएगा, जिस सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से अपने को जो भी रोग हो रहा है, वह सूक्ष्म जीव हमारे लिए किसका काम कर रहा है, पैथोजन का काम कर रहा है, रोग कारक का काम कर रहा है। फिर मैं कहूं वेक्टर, मतलब पैथोजन जो है वो हमारे शरीर में किसके थ्रू आया है, कहने का मतलब किस के माध्यम से हमारे शरीर में आया है। जैसे अपन पहले भी बात कर चुके हैं, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो क्या करती है, प्लाज्मोडियम वहां पर सूक्ष्म जीव है, वह किसका काम कर रहा है, पैथोजन का। लेकिन वेक्टर, वो वाहक का काम कौन कर रही है, हमारे शरीर में लाने का काम कौन कर रही है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो कहने का मतलब जिसके माध्यम से हमारे शरीर में यह पहुंचे वह क्या कहलाएगा, वेक्टर या वाहक। अब जैसे वेक्टर और वाहक की तरह ही एक वर्ड अपना और होता है आशय या रिजर्वयर। इसको अपन क्या बोलते हैं, देखिए इसमें वाहक में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, आपके एग्जाम में भी जैसे कई बार आया हुआ है और अपन और भी ध्यान रखेंगे इसके बारे में, नया वर्ड है थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, देखिए वेक्टर में जो आता है कि वेक्टर के माध्यम से रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश तो करता है, और साथ में इसमें क्या होता है, यह वाहक खुद भी इससे प्रभावित होता है। कहने का मतलब मादा एनाफ्लीज मच्छर है, आपको पता है प्लाज्मोडियम पहले मादा एनाफ्लीज मच्छर के क्या करता है, शरीर में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो यह इसको रहने के लिए क्या देती है भाई, इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए, एक तो जगह चाहिए, एक खाने के लिए भोजन की व्यवस्था। तो दोनों चीजें इसको अपने शरीर में यहां पर मिल जाती है, और वह खुद भी प्रभावित होती है। लेकिन आशय जो होता है, रिजर्वो जो होता है, वह स्वयं इससे प्रभावित नहीं होता। कहने का मतलब इसके भी शरीर में क्या करता है, पैथोजन जा रहा है, लेकिन ये खुद प्रभावित नहीं होता। जैसे हम बात करें, पता होगा आपको निपा जो होता है किसके माध्यम से होता है, निपा केरल में फैला था, निपा अच्छे से याद होगा आपको। जो फल चमगादड़ है, फ्रूट बेट जिसको अपन कह सकते हैं, फल चमगादड़ या फ्रूट बेट के माध्यम से जो यह फैला था, यह अपने लिए ये फ्रूट बेट फल चमगादड़ किसका काम कर रही है, आशय का काम कर रही है, रिजर्वो का काम कर रही है। क्योंकि इस निपा से ये फ्रूट बेट खुद प्रभावित नहीं होती है, और खुद प्रभावित जो नहीं हो उसको अपन बोलेंगे आशय। जो खुद भी इससे प्रभावित हो और इसके शरीर में यह क्या कर रहा है, रहने के लिए और खाने के लिए इसको जगह मिल गई, स्वयं भी प्रभावित होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, रोग वाहक या वेक्टर। ओके गाइज, चलिए आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर। चलिए अब मैं क्या करता हूं, रोगों को थोड़ा सा डिवाइडेशन करते हैं, अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, या मैं यूं कहूं
रोगों के प्रकार, कि रोग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे स्प्रेड हो सकते हैं हमारे शरीर में, इसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूं बेसिस पर, देखो आधार, किस आधार पर जो है वो अपन रोगों को बांटते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे पहला मैं आधार लेता हूं समय अंतराल के आधार पर। किस आधार पर बांट रहा हूं मैं? समय अंतराल के आधार पर, कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। समय अंतराल को अपन क्या बोल सकते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड या समय अंतराल के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं गाइस? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो ऐसे रोग जो काफी कम समय तक चलते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या? एक्यूट डिजीज। क्या होता है? पहला तो एक्यूट डिजीज, और दूसरा होता है अपना क्रॉनिक डिजीज, या इसको आप हिंदी में बोल सकते हो अल्पकालिक रोग, और क्रॉनिक का मतलब है दीर्घकालिक रोग। 2 टाइप के रोग हो गए अपने, कौन कौन से? एक अल्पकालिक या एक्यूट डिजीज, दूसरा दीर्घकालिक या क्रॉनिक डिजीज। देखिए अल्पकालिक का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अल्प मतलब थोड़े, काल मतलब समय, कि ऐसे रोग जो काफी कम समय तक चलते हो क्या कहलाएंगे गाइज? एक्यूट डिजीज। जबकि ऐसे रोग जो काफी लंबे समय तक, दीर्घ मतलब ज्यादा, काल मतलब समय, कि ऐसे रोग जो काफी लंबे समय तक चलते हो क्या कहलाएंगे? दीर्घकालिक। जैसे मैं बात करूं, आप बताइए मुझे, जुकाम और खांसी कैसा रोग है? लंबे समय तक चलता है, थोड़ा सा ही चलता है? थोड़ा सा ही। तो इसके अंदर आ जाएगा ये जुकाम खांसी कैसे रोग है अपने? जुकाम खांसी ये कैसे रोगों के अंदर आ जाएंगे? एक्यूट डिजीज में। जबकि मैं बात करूं कैंसर है, डायबिटीज है, ये कैसे रोगों के अंदर आता है बेटा जी? क्रॉनिक डिजीज या दीर्घकालिक रोगों के अंदर आता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार में पहला अपना बेसिस है समय अंतराल या टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। इस आधार पर रोग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक्यूट डिजीज और दूसरा क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट का मतलब क्या है? अल्पकालिक, जो कम समय तक चलेंगे। क्रॉनिक का मतलब दीर्घकालिक, जो ज्यादा समय तक चलेंगे। इसी आधार पर दूसरा जो है अपन बात करते हैं क्या? रोगों को अपन और किस माध्यम से बांट सकते हैं उस बारे में अपन बात करते हैं। चलिए देखो, दूसरा अपना टाइप है रोगों की प्रकृति, उनकी नेचर क्या थी, किस आधार पर रोगों को अपन बांट सकते हैं, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग या प्रकृति के आधार पर जो है वो कितने प्रकार के रोग होते हैं। तो देखिए, इस आधार पर मैं बात करूं तो रोग 2 प्रकार के इस आधार पर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जन्मजात रोग और दूसरा होता है अपना उपार्जित या अर्जित रोग। कौन सा? एक होता अपना जन्मजात रोग, दूसरा उपार्जित या अर्जित रोग, या मैं यूं कहूं कॉन्जेनाइटल डिजीज, दूसरा होता अपना एक्वायर्ड डिजीज। कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के। कौन कौन से? कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या है? जन्मजात। कहने का मतलब ऐसे रोग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, देखो आप, ऐसे रोग जो व्यक्ति में जन्म के समय से ही हो, कैसे रोग कहलाएंगे? जन्मजात। जबकि ऐसे रोग जो व्यक्ति में जन्म के बाद हो, वो कौन से रोग कहलाएंगे? उपार्जित रोग। जन्म के समय से रोग, ऐसे कौन से रोग आने लगे जो व्यक्ति में जन्म के समय से होते हैं? बिल्कुल, काफी सारे रोग अपन बात करें, जैसे जितने भी आनुवंशिक रोग जो होते हैं। कौन से गाइज? आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोगों का मतलब क्या हो गया? ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हो, जनक से संतति में या माता पिता से जो है वो बच्चों में जो अगर कोई रोग स्प्रेड होता है, फैलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिजीज या आनुवंशिक रोग जिसको अपन बोलते हैं। और वो आनुवंशिक रोग हमें कहां से मिल रहे हैं? जन्म के समय से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? वो कौन से रोगों के अंदर आ जाएंगे? जन्मजात रोगों के अंदर। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हीमोफीलिया कैसा रोग है? आनुवंशिक रोग है कि नहीं है? कैसे आ जाएगा? जन्मजात रोग। जैसे वर्णांधता है, ठीक है, जैसे किसी का होठ जो है वो कटा हुआ है, किसी के तालू में दरार है जिसको अपन क्लेफ्ट पैलेट भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब रोग किसके अंदर आ जाएंगे? जन्मजात रोगों के अंदर। जबकि ऐसे रोग जो व्यक्ति में जन्म के बाद अर्जित किए जाते हैं, वे कौन से रोग कहलाएंगे? उपार्जित या अर्जित रोग। इसके बारे में हम बात करें
कि ये उपार्जित रोग जो है ये खुद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? देखो, एक होता है संक्रामक रोग। कैसा रोग? संक्रामक। और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग को अपन कम्युनिकेबल या फिर आप इन्फेक्शियस डिजीज भी बोल सकते हो, जबकि असंक्रामक को अपन नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी कह सकते हैं। देखिए, क्या उपार्जित रोग खुद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक को मैंने क्या नाम दिया? कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस। असंक्रामक को मैंने क्या नाम दिया? नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस। देखिए कैसे इनका फैलने का तरीका होता है, समझते इसके बारे में अपन। सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूं संक्रामक रोग। कहने का मतलब संक्रामक मतलब हो गया संक्रमण, अर्थात ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हों। इनका फैलने का माध्यम क्या हो गया कि एक व्यक्ति से कहां जा रहा है ये? दूसरे व्यक्ति में अगर कोई रोग जा रहा है उसको अपन क्या नाम देंगे बेटा जी? संक्रामक रोग नाम देंगे। जबकि असंक्रामक का मतलब क्या हो गया कि जो एक व्यक्ति विशेष तक सीमित रहेंगे। कहने का मतलब एक व्यक्ति को यदि कोई रोग है, अगर आप उसके पास में जाओगे तो आपको यह रोग नहीं होगा। कैसा रोग होगा ये? असंक्रामक। जबकि संक्रामक में क्या देखा कि ये एक व्यक्ति से कहां जा रहे हैं? दूसरे व्यक्ति में। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब जा रहे हैं तो इनका फैलने का माध्यम क्या हो सकता है? देखिए, ये किस किस माध्यम से फैल सकते हैं? ये हवा के माध्यम से फैल सकते हैं, ये जल के माध्यम से फैल सकते हैं, ये हमारे खांसने छींकने के दौरान जो ड्रॉपलेट्स जो होती है, या मैं यूं कहूं कि जब आप खांसते हो छींकते हो तब आपके खांसने छींकने के दौरान छोटी छोटी पानी की सी बूंदें निकलती है। जो आप खांसते छींकते हो क्या होता है? छोटी छोटी पानी की सी छोटी छोटी निकलती है। ज़्यादा बड़ी को अपन खांसने छींकने के दौरान, ज़्यादा बड़ी जो होगी ना उनको अपन ड्रॉपलेट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो छोटी छोटी जो पानी की सी बूंदें अपने खांसने छींकने के दौरान निकलती, जिनको अपन बिंदुक भी बोल सकते हो आप, वो बिंदुकों के माध्यम से हो सकता है यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? इन ड्रॉपलेट्स में कोई वायरस हो सकता है, इन ड्रॉपलेट्स में कोई बैक्टीरिया हो सकता है, और जैसे ही यह स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जाएगा वह भी क्या हो जाएगा बेटा जी? बीमार हो जाएगा। तो हवा से, जल से, ड्रॉपलेट से, या मैं यूं कहूं सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से, लैंगिक संपर्क में आने से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह रोग फैल सकते हैं। और किसके माध्यम से फैलेंगे ये? जैसे अपन ने बात करी कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे अपन बात करें और भी, जैसे प्रोटोजोआ हो सकता है, जैसे कवक हो सकता है, जैसे कृमि हो सकता है। अगर इनसे यह फैले तो यह क्या कहलाएंगे? संक्रामक। जबकि मैं बात करूं असंक्रामक, एक व्यक्ति विशेष तक यदि कोई रोग फैलेगा या एक व्यक्ति विशेष तक सीमित रहेगा तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया? असंक्रामक। चलो, आपने इसमें देख लिया कि इनका फैलने का तरीका जो हवा हो सकता है, जल हो सकता है, ड्रॉपलेट्स हो सकता है, सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से हो सकते हैं। लेकिन ये इनमें कैसे रोग हुआ? भाई ये तो जो है किसी के संपर्क में भी नहीं है, फिर ये कैसे बीमार हो गए? तो इसका रीजन आप सुनना, क्या कि असंक्रामक जो रोग होता है ये कैसे फैलता है। देखिए, हम बात करें असंक्रामक रोग जो है, यदि आपके शरीर में किसी प्रोटीन की, विटामिन की कमी हो गई, मान लीजिए आप जो है आपके शरीर में क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स आप कम ले रहे हो, ठीक है? दूसरा थोड़ी इफेक्ट होगा इससे। जैसे मान लीजिए आपने क्या खाया, खाना कम खाया या ज्यादा खाया, अगर आप पड़ोसी उसके पास में जाकर के बैठेगा, वो थोड़ी इफेक्ट होगा, नहीं होगा ना? तो कहने का मतलब यदि किसी प्रोटीन, विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो गई, या मैं यूं कहूं कोई वातावरणीय कारक हो गया, या फिर मैं यूं कहूं किसी प्रदूषण के माध्यम से, या फिर मैं कहूं हार्मोन की कमी हो गई, तो इनकी वजह से एक व्यक्ति विशेष तक यदि कोई रोग सीमित है तो वह कैसा रोग कहलाएगा बेटा जी? असंक्रामक रोग कहलाएगा। देखिए, क्या दोबारा देखते हैं एक बार। मैंने स्टार्टिंग से लिया क्या? रोगों की प्रकृति के आधार पर फिर मैंने रोग दो भागों में डिवाइड किए। एक मेरा जन्मजात रोग है, दूसरा उपार्जित रोग है। जन्मजात जो व्यक्ति में जन्म के समय से है, जैसे आनुवंशिक रोग। उपार्जित जो व्यक्ति में जन्म के बाद अर्जित किए जा रहे हैं। और ये रोग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक जो है एक से दूसरे में फैलेंगे, जबकि असंक्रामक एक तक सीमित रहेंगे। संक्रामक जो है किस माध्यम से फैल सकते हैं? हवा से, जल से, ड्रॉपलेट से, सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में आने से, टच से, छूने से भी अपन बोल सकते हैं कि छूने से भी जो है यह रोग फैल सकता है।
जबकि असंक्रामक हमारे शरीर में किसी प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन की कमी हो गई, या कोई वातावरणीय कारक को प्रभावित करने के कारण, या किसी प्रदूषणीय कारक के कारण यह रोग फैल सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए अपन आगे। ओके गाइस, देखिए अब अपन आगे बात करते हैं। ये अपन ने शॉर्ट में एक बार इनका क्लासिफिकेशन देख लिया कि रोग किस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब अपन 1 बाय 1 जो है इनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, इनसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक बार क्वेरी कर लेता हूं कुछ चीज़ों की। जब रोग पढ़ ही रहे हैं तो आपको हेल्थ के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। चलिए आप मुझे बताइए, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, यह आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या कब मनाया जाता है, बताइए। चलिए ध्यान रखना इसको। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल जो है उसको किस रूप में मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। एग्जाम में आ जाए वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है तो ध्यान रख लोगे, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि हम जो है जब अनकंफर्टेबल सिचुएशन फील कर रहे थे, ठीक है, कि हमारे अंदर, जब मैंने स्टार्ट में कहा भी था कि यदि आप कुछ असहज महसूस कर रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं लग रहा आपको, तब इसका मतलब आप क्या हो, किसी न किसी रोग से पीड़ित हो। तो कहने का मतलब वो रोग को फैलने के कारण भी अपन ने देख लिए कि कोई पोषण से रिलेटेड हो सकता है, किसी संक्रमण से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, या कोई आनुवांशिक विकार हो सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में अपन ने बात कर ली। अब मैं यहां पर लेकर के चल रहा हूं क्या कि एक किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या सूक्ष्म जीवों से हमारे अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में अपन देखते हैं। तो सूक्ष्म जीवों में अपन बात करेंगे यहाँ पर जीवाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरियल डिजीज, या मैं यूँ कहूँ जीवाणु जनित रोग, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज। दूसरा मैं यहाँ पर लेकर के चलता हूँ विषाणु जनित रोग, या आप इसको बोल सकते हो वायरल डिजीज, ठीक है। तीसरा मैं यहां पर लेकर के चलता हूं प्रोटोजोआ जनित, प्रोटोजोल, ठीक है। चौथा मैं यहां पर लेकर के चलता हूं कवक जनित, या आप बोल सकते हो फंगस, या इसको आप फंजाई या फफूंद भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो फिर मैं लेकर के चलता हूं यहां पर कृमि या वर्म बोल दो, कीड़े जिनको अपन बोलते हैं हेलमिंथीज जनित रोग। चलिए देखिए इनके बारे में देखते हैं अपन क्या कि सूक्ष्म जीवों से कौन कौन से सूक्ष्म जीवों से रोग हो सकते हैं। देखिए जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ से, कवक से, कृमि से हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं। तो इनके बारे में अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज लेकर के चल रहा हूं बैक्टीरियल डिजीज या जीवाणु जनित रोग। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं इनके बारे में कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखो जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। देखिए सबसे पहले डिजीज पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा जीवाणु के बारे में जरूर बात करेंगे। क्या देखिए सबसे पहले जीवाणु जो है ये टर्म किसने दी थी? जीवाणु शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो आप ध्यान रखना, क्रिश्चियन एहरेनबर्ग। क्रिश्चियन एहरेनबर्ग जो है उसने सबसे पहले जीवाणु शब्द का यूज किया था। चलिए फिर अपन बात करते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज करने वाले कौन थे, किसने खोज करी थी इसकी? तो ध्यान रखना आप, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कब की बात है? 1676 की। 1676 के समय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी गाइज? जीवाणु की खोज की थी। फिर अपन बात करते हैं जीवाणु का अध्ययन करना, स्टडी। जीवाणु का अध्ययन या स्टडी जो है वो क्या कहलाता है? तो देखिए स्टडी पहले भी अपन देख चुके हैं। स्टडी के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? लोजी। अब यहां पर किसकी स्टडी कर रहे हैं अपन? बैक्टीरिया की। तो अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ओके गाइज, देखिए क्या जीवाणु शब्द किसने यूज किया? क्रिश्चियन एहरेनबर्ग ने। खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। अब अपन
इससे रिलेटेड जो है वो कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, देखो जरा। इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिसके माध्यम से आप जीवाणु से होने वाले रोगों को याद रख सकते हो। क्या ट्रिक है अपनी, देखो। गोसी पंडित का टिकट न्यू है। क्या ट्रिक है गाइस? गोसी पंडित का टिकट न्यू है। इस ट्रिक के माध्यम से आप देखो क्या हो रहा है। ये देखो पंडित जी को जो है वो कहां जाना था, देखो इनको जो है टीटी ने पकड़ लिया था और दोबारा जो है जैसे ही क्या हुआ, टीटी ने पकड़ा इनको, दोबारा जब ये रेल में चढ़े तब इन्होंने बोला कि इस बार जो है नई टिकट लेकर के आया हूं मैं, है ना। और ये नई टिकट लेकर के जैसे ही जा रहे हैं, देखो जैसे काशी जी के पंडित फेमस होते हैं ना, वैसे अपन ने मार्केट में नया पंडित लॉन्च किया, क्या? गोसी पंडित। और ये नया टिकट खरीद करके लेकर के जा रहे हैं। इसलिए देखो इसमें कौन कौन से रोग यहां पर आगे अपने सामने देखो जरा। गो से गोनोरिया, गो से क्या बना गाइज? गोनोरिया। सी से सिफिलिस, गो से गोनोरिया, सी से सिफिलिस। पै से प्लेग, डी से डिफ्थीरिया, तै से तपेदिक, तपेदिक को अपन टीबी भी बोल सकते हैं, ओके। चलिए, का से काली खांसी या कुकर खांसी या हुपिंग कफ, ओके। चलिए, टी से टिटेनस, कै से कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को आप लेप्रेसी भी बोल सकते हो। टै से टाइफाइड, न्यू से न्यूमोनिया और है से हेजा, कॉलेरा जिसको अपन बोलते हैं। देखो क्या यहां पर अपन ने जीवाणु जनित रोगों के बारे में अपन देख रहे हैं। याद रखने के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, कौन सी ट्रिक याद रखोगे? गोसी पंडित का टिकट न्यू है। देखिए, गो का मतलब क्या है? गोनोरिया। सी का मतलब सिफिलिस। पै से प्लेग। देखिए इनको आप उसी लैंग्वेज में, जैसे अपन स्टार्ट में जैसे जब छोटे थे तब कैसे कबूतर याद करते थे ना, बड़े से राग में एकदम आराम से, आप यहां पर भी जो है आराम से घर पे बैठ के इसको राग में याद करेंगे ऐसे। क्या? गो से गोनोरिया, सी से सिफिलिस, ऐसे इसी वे में इसको याद करना है। देखिए तो गो से गोनोरिया, सी से सिफिलिस, पै से प्लेग, डी से डिफ्थीरिया, तै से तपेदिक या टीबी, का से काली खांसी, टी से टिटेनस, कै से कुष्ठ रोग, टै से टाइफाइड, न्यू से न्यूमोनिया, है से हेजा। ये सारे के सारे रोग किसके द्वारा होते हैं बेटा जी? बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। चलिए, तो इन जैसे अपन बात करें कि इस बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग हैं इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए, तो ये वाला जितना आज मैटर आपको कराया, एक बार आप वापस शानदार तरीके से इसको तैयार कीजिए। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से हफ्ते में 3 दिन जो है रूबरू होऊंगा। और पिछले वीडियो को जो आपने इतना प्यार दिया था उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और पिछले वीडियो में जैसे मैं बात करूं कि जो हमारे चैनल था उस पर भी आपने 2000 के लगभग व्यूज थे, 350 के लगभग लाइक्स दिया आपने। भजन सत्संग जो चैनल था उसके माध्यम से भी आपने लगभग 4300 से ज्यादा व्यूज थे। तो इतना प्यार आपने दिया पिछली वीडियो को, आशा करता हूं आप अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।